हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर में प्रोनाउन के तीसरे पार्ट के साथ। आज हम यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। चूंकि कुल क्वेश्चन की संख्या 50 थी तो 2 एपिसोड में मैंने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अब हमारे पास कुल 24 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम 12-12 के 2 सेशन में आपके सामने रखेंगे। आज हम यहाँ पर 27वें क्वेश्चन से 38वें क्वेश्चन तक को आपके सामने रखेंगे और वही प्रक्रिया दोहराएंगे। आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से इसका जवाब दीजिए। तो आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। मिलते हैं म्यूजिक के बाद। आइए मास्किंग की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप इसको अपने सूझबूझ के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर सही हो फिर भी डिस्कशन जरूर देखिएगा और गलत होने पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज यहां पर मैं विशेष कहना चाहूंगा कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अंत के 2-3 जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और वो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और भगा भगा करके नहीं देखिएगा। सेशन शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और एकदम ध्यान से बिना डिस्टर्ब हुए सवाल को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कि हम यहाँ पर मिरर ऑफ कॉमन एरर के डिस्कशन के लिए उपस्थित हुए हैं और चैप्टर है प्रोनाउन। इसका तीसरा हिस्सा हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए सब बिना समय गंवाए हुए पहला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए उम्मीद यह है कि सवाल का आपने सही आंसर दिया होगा। चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। क्या कह रहा है कि सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमायरेशन। मैंने पिछले दिन एक चर्चा की थी कॉन्सेप्ट की और मैंने बताया था कि सच या एज से शुरू हो, सच या एज से शुरू हो, उसके साथ नाउन हो और इसके लिए अगर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर होता है। हु, विच या दैट का प्रयोग हम इस संदर्भ में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग करना यहां पर गलत है। तो देखिए यहां पर जो सच का प्रयोग किया गया है और इसके लिए यहां एज का प्रयोग किया गया है, इस कॉम्बिनेशन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर और ऑप्शन है आपका ई। बहुत ही आसान सा सवाल है और अगर पिछले दिन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में है तो इस सवाल का जवाब आपका सही जरूर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट बताया गया है कि मैंने आपको बताया था कि एनी का प्रयोग एनी वन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। तो आप जानिए कि एनी या एनी वन का प्रयोग जो है वो मोर देन 2 के लिए होता है। किसके लिए होता है? मोर देन 2 के लिए होता है। तो यहां पर यह लिखना गलत है। यहां इस तरीके से नहीं लिख सकते चूंकि यहां पर 2 पिक्चर्स है, इसलिए यहां पर होना चाहिए आइदर। और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था आप मुझे बताइएगा कि 2 के लिए किस किस का प्रयोग करते हैं। कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा किन किन को याद है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था शायद प्रोनाउन के पहले ही दिन इसकी चर्चा हुई थी कि 2 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं और कौन सा ऐसा है जिसका हम 2 के लिए भी प्रयोग करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए भी करते हैं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ते जा रहा हूं लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा।
अगर आप सेशन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम दो के लिए भी करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, बताइएगा जरूर। चलिए, तो यहां पर इसका जो जवाब है वो हो गया आपका आंसर नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल अभी तक आया है, दो सवाल आया है, दोनों का दोनों बहुत आसान है कि यहां पर एनी या एनीवन का प्रयोग जो होता है वो मोर देन टू के लिए होता है, और यहां पर मेरा टू पिक्चर्स है, इसलिए यहां इसको हटा करके हम आइदर का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के ये सही होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां देखिए एवरी ऑफ द फाइव, अब यहां सीधी सी जानकारी है। एक सवाल एक जानकारी मैंने पिछले दिन आपको दी थी कि एवरी और इच दोनों को लोग एक ही जैसा समझते हैं, है ना। इच और एवरी, इसका मतलब भी प्रत्येक होता है और इसका मतलब भी प्रत्येक होता है, तो आखिरकार दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने कहा था कि इच का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहां पर 5 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां इच का प्रयोग तो होगा नहीं, लेकिन इच और एवरी में क्या अंतर है, ये एक बहुत अहम सवाल है कि इच और एवरी में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं कि इच का प्रयोग प्रोनाउन के तौर पर भी किया जा सकता है ना। अगर हम चाहें तो कह सकते हैं इच हैज डन वेल, है ना। और इच का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर भी किया जा सकता है, इच बॉय हैज डन वेल। लेकिन एवरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर होता है। एवरीबडी, एवरीवन हैज डन वेल। तो यहां पर इच और एवरी में यही अंतर है कि इच का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के आधार पर दोनों की तरह किया जा सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं। तो इच का प्रयोग अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग अकेले नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसमें वन जोड़ दीजिए। एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग, है ना, पेंटिंग्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें हम एवरी वन का प्रयोग करेंगे। और मैंने अभी जो जानकारी दी है मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि इच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब यह है कि इच का हम अकेले भी प्रयोग करते हैं और इच को हम नाउन के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन एवरी के साथ यह शर्त है कि एवरी का प्रयोग जब भी करेंगे उसके साथ एक नाउन लिख करके करेंगे। इसलिए एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग ऐसे इस्तेमाल होता है। एवरी का प्रयोग आपने कहीं पर भी अकेले नहीं देखा होगा, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब हो गया वो है ए। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां देखिए, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। अब देखिए, गिव का ऐसा नेचर है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पूरा नहीं लग रहा है, और वैसे भी परमिशन के लिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, और इसीलिए यहां पर मुझे इट ऐड करना चाहिए, तब जाकर के सेंटेंस जो है पूरी तरह से अच्छे से मीनिंग एक्सप्रेस कर पाएगा कि ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव इट। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी। यहां पर गिव के बगल में इट ना होने से कहीं ना कहीं मीनिंग में एक जो है अधूरापन दिख रहा था, और वैसे भी ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट का वहां पर होना बहुत जरूरी होता है, एक ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो यहां पर एक इट जोड़ने के बाद ये सेंटेंस को कि भाई परमिशन के लिए हम लिख रहे हैं, क्या नहीं दिया भाई, तो परमिशन नहीं दिया। तो क्या है, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव इट, तब जाकर के ये सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब है वो है आपका डी। चलिए
अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है, आप सबने बना लिया होगा कि माई सेल्फ को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यहां पर आई लिखना होता है। अब देखिए, यू एक सेकेंड पर्सन है और आई एक फर्स्ट पर्सन है, इससे जुड़ी हुई एक जानकारी। मेरा एरर तो दिख गया कि भैया माई सेल्फ यहां नहीं होगा, यहां पर हम आई का प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो एक जानकारी है वो हम आपके सामने रख दें कि अगर सभी, मैं क्या जानकारी दे रहा हूं सुनिएगा, कि अगर सभी पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ रखे जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ रखे जाते हैं, तो उस जगह पर हमें एक जो है पर्टिकुलर क्रम फॉलो करना होता है। और वो क्रम क्या है? वो है 2, 3, 1। मतलब ये कि अगर आपके सभी पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आए हैं सेंटेंस में, तो पहले सेकेंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन रखना है और फिर फर्स्ट पर्सन रखना है। और ये जो है वो साधारण वाक्य के लिए है, मतलब है कि नॉर्मल अगर सेंटेंस है तो उसके लिए हम 2, 3, 1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कोई इलीगल मैटर, क्रिमिनल कन्फेशन, कोई भी ऐसी चीज है नेगेटिव, तो वहां पर हम उसका पैटर्न जो है वो 2, 3, 1 करते हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव में इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉर्मल सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, और ये नेगेटिव यानी कि क्रिमिनल, इलीगल मैटर, कॉन्स्पिरेसी, कन्फेशन, कुछ भी ऐसा हो तो उस परिस्थिति में हम 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में हम 2, 3, 1 का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर यहां पर तो तीनों नहीं है, तो उसमें क्या करना है कि जो नहीं होगा ना आप उसको ढक दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आपका क्रम क्या होगा? 2, 3। थर्ड पर्सन नहीं है, एक मिनट, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको ढक देंगे, तो मतलब हो जाएगा मेरा 2, 3। और अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो मेरा हो जाएगा 2, 1, और सेकंड पर्सन नहीं है तो मेरा हो जाएगा 3, 1। यानी अपने ही जगह पर जो नहीं रहेगा उसको हम हटा देंगे, है ना। और सेम रहेगा, मतलब है कि 2, 3 में अगर 2 नहीं है तो 3, 1। मतलब यह है कि इससे क्या क्या पैटर्न बन सकता है? 2, 3 बन सकता है ना, उसके बाद 3, 1 बन सकता है, 2, 1 बन सकता है। मतलब यह है कि अपने ही क्रम में फॉलो होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सीधा सा है कि मैंने जो बताया एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर सभी पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में मौजूद हो तो उस समय एक विशेष प्रकार का क्रम फॉलो किया जाता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, और यह साधारण सेंस वाले वाक्य के लिए होता है। लेकिन अगर कहीं पर इलीगल मैटर है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कोई कन्फेशन है, तो उस जगह पर यह क्रम पलटकर 1, 2 और 3 हो जाता है, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी इस क्रम से जुड़ी हुई जानकारी। वैसे इस सवाल में तो एरर कुछ और ही है, तो ये याद रखिएगा कि 2, 3, 1 और 1, 2, 3 एक पैटर्न है जो प्रोनाउन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, और कई बार इस पर सवाल पूछा जा चुका है। ये अहम है, आपके लिखने में भी काम आएगा, बोलने में भी काम आएगा। और वो जो फेसबुकिया स्टाइल में लिखते हैं ना, मी एंड माई फ्रेंड, वो नहीं है सही, ग्रामेटिकली वो गलत है, उस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो यहां सीधा समझिए कि हमको ये क्रम फॉलो करना पड़ता है। तो बहरहाल इस सवाल में जो है वो यहां पर माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका जो जवाब है वो है आपका ए, सब्जेक्ट में वहां पर आई जोड़िए कि यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहां से कुछ अहम जानकारी है, अगर आप वीडियो में यहां तक मेरे साथ हैं तो आगे बढ़िए और देखिए कि कैसी कैसी जानकारी आपको देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर एक जानकारी क्या है
कि दे को और देम को जेनरली कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसेडेंट नहीं बनाया जाता है ना। इट कांट बी यूज्ड एज एन एंटीसेडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब एंटीसेडेंट क्या है, मैंने पिछले दिन इसकी चर्चा की थी कि वो शब्द जिसके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज राम, हु इज माई फ्रेंड। तो यहां जो ये राम है ये है एंटीसेडेंट। तो मतलब ये है कि कभी भी दे और देम को रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है दोज का। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, हम दे का प्रयोग नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि दे और देम का साधारणतया जनरली दे और देम का प्रयोग कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर नहीं किया जाता है। एक परिस्थिति है जहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, अगर ये इट प्लस बी वर्ब बी यानी इज आर एम के तौर पर इस्तेमाल हो, वर्ब बी प्लस दे, और तब जाकर के जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर। एग्जाम्पल पे अगर कहें तो कह सकते हैं इट इज दे हु हैव कम लेट। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तब हम हु के एंटीसेडेंट के तौर पर दे का प्रयोग यहां किए हैं, तो यह गलत नहीं है। लेकिन साधारणतया अगर हम सीधे सीधे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर दे और देम का प्रयोग करें तो यह गलत होगा, वहां पर मुझे दोज का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोज। क्या लिखेंगे यहां पर, दोज। और किस स्ट्रक्चर में ये हो सकता है, तो अगर लिखा हुआ हो इट प्लस बी प्लस दे, इस तरह से आए, तब हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तब हम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बांट दीजिएगा कि ये हिस्सा इधर का अलग है ना, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। एग्जाम्पल के तौर पर अब कहें तो इट इज दे हु हैव कम लेट। तो इस तरीके से जब हम करें तो कर सकते हैं। मतलब है कि इस परिस्थिति में किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में अगर दे दिया हुआ रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि साधारणतया जनरली रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर दे और देम का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होगा अगर इट प्लस बी, वर्ब बी इज आर एम वॉज वर्ब की बात कह रहा हूं, अगर वो इस्तेमाल हो रहा है फिर दे आएगा, यानी इट प्लस बी प्लस दे के स्ट्रक्चर में अगर दे मेंशन है तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने यहां पर समझाया है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी ये तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नई जानकारी है, मुझे लिख करके बताइएगा किस किस को ये पता था। और अगर ये वीडियो देख के मजा आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि भाई मेरा वीडियो भी पहुंचे और जिन बच्चों आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, फायदा पहुंच रहा है, तो और भी बच्चों को फायदा पहुंचे और वो भी इंग्लिश सीख सके। क्योंकि भैया आजकल ना ये एक बहुत बड़ी समस्या बना दी है लोगों ने इसको कि भाई इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे तो हार मान करके ऐसी परीक्षाएं छोड़ ही देते हैं जहां पर इंग्लिश होता है। ऐसा कुछ नहीं है बालक, सबसे आसान अगर कुछ है तो वो ये है। ये उसी तरीके से जैसे आपने बोलचाल की भाषा सीखी है, बस थोड़े से प्रयास की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है और एक माइंडसेट की जरूरत है कि हाँ मुझे सीखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है दे ऑल्सो हेल्प द पुअर। क्या कह रहा है? दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु। अब यहां पर जब हु आया है तो ये पुअर के लिए हो गया, क्योंकि अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो अब इसकी बात करें, हु रियली सिंपैथाइज विद देम। ठीक है, यहां पर भी ठीक लगाया है, इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। कोई भी हिस्सा यहां गड़बड़ नहीं है। कह रहा है कि दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। कोई भी गलती नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर, और जो आंसर का ऑप्शन है वो है आपका ई। बहुत ही आसान है, आपको आराम से चेक करना है कि भाई कौन सा प्रोनाउन रखा, उसके लिए क्या रखा, सिंगुलर रखा, प्लूरल हेल्पर रखा। अब प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब क्या लगाया है, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। जितने नॉर्म्स पढ़ाए हैं उसको आप रिवीजन करिए, जब मैं आपको पता रहता है कि सेशन आने वाला है। अब सर मैं कोशिश करूंगा, मैं ये वादा नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर वाला अगर इस तरीके से कृपा बनाए रखा, यानी मैं ठीक ठाक रहा, सब कुछ सही रहा, तो बिल्कुल ये वीडियो मेरी जो है ठीक रहने की स्थिति में बंद नहीं होगी। मैं तो यही चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि CGL, CHSL, आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगस्त में आपकी बैंकिंग की होगी, बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊंगा और आपकी और मदद करने के लिए, ताकि आपकी अंग्रेजी आसान हो सके। बस आप मदद कीजिए कि लाइक और शेयर दबा करके कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, और यहां पर देखिए फिर से एक बार रिलेटिव प्रोनाउन और एंटेसिडेंट से जुड़ा हुआ सवाल है कि कह रहा है ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। ठीक है, क्या कह रहा है? दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। आपको सुन करके ये सेंटेंस ठीक ही लगा होगा, और बहुत सारे बच्चों ने शायद नो एरर लगाया होगा। लेकिन एंटेसिडेंट किसको कहते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो मौजूद होता है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एंटेसिडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है मूलतः, ओरिजिनली, जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में। तो आप ये देखिए कि पढ़ करके कि दैट का प्रयोग एक्चुअली किसके लिए हुआ है, पटना के लिए हुआ है या फर्नीचर के लिए हुआ है। कह रहा है दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। तो भाई पटना को तो चेन्नई में नहीं खरीदा, खरीदा क्या? फर्नीचर खरीदा। तो यहां पर क्या हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट को दूर दूर रखा गया है। अब यहां जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि एंटेसिडेंट किसको कहते हैं, तो एंटेसिडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके लिए ओरिजिनली कोई रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात है कि इसके लिए शर्त है, एक शर्त जो कि सबसे अहम है, कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट को कभी भी अलग अलग करके नहीं रखा जा सकता है। मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट के बीच में कुछ भी प्रयोग नहीं होगा जिससे कि वो दूर हो जाए, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट को हमेशा साथ साथ रखा जाता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले एंटेसिडेंट का मतलब ही होता है पूर्ववर्ती। तो मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटेसिडेंट को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो ये पटना है, टू पटना, इसकी पोजीशन गलत है, और यहां पर ये हिस्सा गलत है, ये आ जाएगा एंड में। अगर हम इसको सुधारें तो ही सेंट ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई टू पटना। तो ये जो पोजीशन पटना का है यहां गलत है, वो कहां होना चाहिए? चेन्नई के बाद टू पटना, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा कि ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहां पर दी, एंटेसिडेंट के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। अब मैंने यहां पर कहा कि एंटेसिडेंट से जुड़ी हुई जो जानकारी है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसमें एक और जानकारी ऐड हो जाएगी कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्टर और सेपरेटर नहीं प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ही इज राम एंड हु इज माई फ्रेंड, ये गलत है। ही इज राम हु इज माई फ्रेंड, यानी कि दूसरी कॉन्सेप्ट, जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्टर या सेपरेटर प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन एक और बात है, वो भी सुन लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटेसिडेंट, उसके एंटेसिडेंट के बीच में कनेक्टर और सेपरेटर का प्रयोग हो सकता है अगर
एक ही एंटीसेडेंट के लिए एक से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। क्या है? मैंने कहा कि अगर एक एंटीसेडेंट है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्टर या सेपरेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ही एंटीसेडेंट के लिए एक से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो वहां पर एंटीसेडेंट के और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कनेक्टर और सेपरेटर का प्रयोग होता है, लेकिन उसकी पोजीशन होती है आखिरी वाला रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ये कि अगर एक एंटीसेडेंट के लिए एक से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाए तो आखिरी वाले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कनेक्टर या सेपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस इज अ बुक which is very famous and everybody should read, है ना? This is a book which is famous। अब यहां पर लगा रहे हैं and, क्योंकि बुक के लिए ही 2 बार इस्तेमाल हुआ है। This is a book which is famous या which is new and which everybody should read। मतलब यह है कि अगर एक ही एंटीसेडेंट के लिए एक से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो तो वैसी परिस्थिति में आखिरी वाले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कनेक्टर या सेपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर सवाल क्या, जवाब क्या आ गया? बी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसेडेंट के बीच में एक अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर देखिए, पिछले दिन मैंने चर्चा की थी कि माय, हिज, हर ये सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माइन, योर्स, हर्स इस तरह के जो होते हैं वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है? यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माय ऑल्सो। अब देखिए, जब माय लिखे हैं तो यहां पर फिर एक हमको नाउन चाहिए, क्योंकि माय एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी इसके बाद नाउन चाहिए। अब क्या है कॉन्सेप्ट, वो आपको पहले बता चुका हूं, फिर सुन लिए। माय, हिज, हर, देयर ये सभी ऐसे एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और इसको जब हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो इसके बाद नाउन लिखना पड़ता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हिज हाउस, हिज मोबाइल, देयर स्मार्टफोन, ऐसा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि जब कभी भी हम माय, हिज, हर, देयर ये सब प्रयोग करते हैं तो चूंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए इसके बाद हमें एक नाउन का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर नाउन ना हो तो वैसी परिस्थिति में सेम मीनिंग के लिए माय को माइन में चेंज कर सकते हैं, है ना? माय को माइन में चेंज कर सकते हैं, देयर को देयर्स में कर सकते हैं, हर को हर्स में कर सकते हैं। तो यहां पर माय का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां क्या हो जाएगा? माइन। इसका मतलब ही हो जाएगा माय प्रॉब्लम। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माइन ऑल्सो। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। बहुत ही आसान है, आसानी से समझ गए होंगे, और उम्मीद तो यह है कि सही भी हुआ होगा। चलिए हम लेते हैं अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, और मैंने जो कहा था कि 2-4 अहम जानकारी आपके सामने रखूंगा, तो 2-3 मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। अब यहां पर देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि मैंने कहा था पिछले दिन की बराबरी के केस में कंपेयर करते हैं, है ना? वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी। वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, है ना? इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी मैंने इसकी चर्चा की थी कि हम हमेशा बराबरी के केस में कंपेयर करते हैं, जिसमें पहला जो आ रहा है वो आता है सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव कंपैरिजन। क्या आता है? सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। तो इसकी बात आज नहीं करनी है। दूसरा आता है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसकी बात भी नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। इसकी बात भी आज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जानकारी है ही। तो हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव की। लेकिन जो तीसरा है पॉजिटिव टू पॉजिटिव कंपैरिजन में, इसमें एक अहम जानकारी है, वो आपको देखना चाहिए।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज, है ना, हमने लिख दिया। तो ये साधारण इंग्लिश में ऐसा लिख देते हैं कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज। अब यहां कहा यह जाता है कि पॉजिटिव कंपैरिजन में जैसे हमने यहां पर शूज 2 बार लिखा है, यहां भी लिखा, यहां भी लिखा है, कहा जाता है कि इन द केस ऑफ पॉजिटिव कंपैरिजन, सुनिएगा ध्यान से, कि जब हम पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं वैसी परिस्थिति में नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। जब हम पॉजिटिव कंपैरिजन यानी माई शूज आर बेटर देन योर शूज है, तो यहां कहा जा रहा है कि जो योर शूज लिखा है वहां पर शूज का प्रयोग नहीं करना है। मतलब यह है कि नाउन को रिपीट नहीं करना है। पॉजिटिव कंपैरिजन के केस में नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। अगर मेरा नाउन सिंगुलर है तो उसके बदले दैट का प्रयोग करते हैं, और अगर मेरा नाउन प्लूरल है तो उसके बदले दोज का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कि अगर है माई शूज आर बेटर देन योर शूज, तो एक्चुअली जो रिकमेंडेड है वो है माई शूज आर बेटर देन, शूज मेरा प्लूरल है तो दोज ऑफ योर्स। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो ये योर मेरा किस में चेंज हो जाएगा, योर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहां जो चेंज होके लिखाएगा वो लिखाएगा माई शूज आर बेटर देन, चूंकि ये शूज प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ योर्स। अब ये सही है। मतलब एक बार फिर से सुनिए कि अगर पॉजिटिव कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो उसमें ये रिकमेंडेड है कि आपको नाउन को रिपीट नहीं करना चाहिए, और उस जगह पर अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग कीजिए, और प्लूरल है तो दोज का प्रयोग कीजिए। जैसे कहेगा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। मैंने क्लाइमेट दोबारा 2 बार बोला था, द क्लाइमेट ऑफ पटना, फिर कहा था द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो मैंने पहले वाले को रहने दिया, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। दैट क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर के लिए लगाते हैं दैट, और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, दोज। प्लूरल के लिए लगाते हैं दोज। कब लगाते हैं, जब रिपीट नहीं करते हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे तो सिंगुलर। अब देखिए कह रहा है द होटल्स, यहां देखिए क्या है, होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन, यहां पर क्या लगेगा, दोज ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा, देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। क्या होना चाहिए यहां पर, दोज ऑफ, तो मुजफ्फरपुर से पहले लगना चाहिए द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। नहीं तो फिर सेंटेंस कैसे, मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ है, तो हम पर्टिकुलर चर्चा होटल्स की कर रहे हैं, तो यहां चूंकि प्लूरल है तो उसके लिए दोज लगाएंगे। इसीलिए इस सवाल में जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर से पहले जोड़िए दोज ऑफ। क्यों, क्योंकि चर्चा होटल्स की हुई है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि पॉजिटिव कंपैरिजन के केस में हमें नाउन को रिपीट नहीं करना है, उसको हटाकर अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो दैट जोड़िए, अगर प्लूरल है तो दोज जोड़िए। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से सुन लीजिए, माई शूज आर बेटर देन योर शूज, इसको चेंज करेंगे, रिपीटेशन हटाएंगे तो हो जाएगा माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यहां रिपीटेशन हटाएंगे तो हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। चलिए अगला सवाल जो कि सेकेंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यह सवाल का जवाब आप सबने दिया होगा, अभी तुरंत बताया है। क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन, ठीक है। अब यहां पर आर्टिकल्स है तो क्या होना चाहिए, दोज ऑफ दैट मैगजीन। यहां कंपेयर किया गया है दैट मैगजीन एंड दिस मैगजीन के आर्टिकल को,
क्या हो जाएगा? द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज ऑफ दैट मैगजीन। और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका डी। और अभी मैंने समझाया है कि पॉजिटिव कंपैरिजन के केस में नाउन रिपीट नहीं करते हैं, सिंगुलर के लिए दैट, प्लूरल के लिए दोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बताइएगा कैसा लगा कमेंट में लिखकर। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा ही इज वन ऑफ दोज। अब देखिए यहां पर दोज लगा और दोज के बाद हु आया, इसका मतलब ये मेरा अब सब्जेक्ट हो गया। हु दोज को लिया गया है, आगे रिलेटिव प्रोनाउन से हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस, तो यहां हिज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इसको कैरी कर लिया। अब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं बचा। यहां पर जो है सेंटेंस में दोज की चर्चा हुई और इसी की इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाई गई है, तो हिज की जगह पर क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। और बहुत ही आसान था, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हुआ हो, आपने ही समझ के इसको हिज समझा हो और नो एरर लगाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोज है, दोज के बाद हु लगाया तो उसका एंटेसिडेंट है और उसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर देयर होना चाहिए। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है सी है। उम्मीद तो यह है कि आज का ये सेशन काफी मजेदार रहा है और आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिले हैं और आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और आपने हर एक सवाल को अटेम्प्ट किया है और अधिकांश का जवाब भी सही आया है। तो सबसे पहले आप अपने द्वारा जितने भी अंक प्राप्त किया आपने वो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। साथ में ये बताइए कि क्या सच में ये सेशन में बहुत कुछ सीखने को था या फिर यूं ही खाली चला गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई। मुझे बताइएगा जरूर। साथ में अगर कुछ सुधार, कोई सुझाव, कुछ ऐसी बात है या कुछ और चाहते हैं मेरी तरफ से कि लर्निंग विदाउट रूल्स आपके लिए कुछ और कर सके, वैसे मैं प्रयासरत हूं कि मैं और सारी सुविधाएं भी जोड़ सकूं और सारे सेक्शंस भी ऐड कर सकूं। बहुत जल्द लाइव भी आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप मुझे लिखिए खुल करके, हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कर सके करेंगे। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि इस वीडियो में मैंने आपके पसंद का काम किया है और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और वो मिस ना हो। साथ में पढ़ाई लिखाई कीजिए, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जितने भी नॉर्म्स मैंने लिखाए हैं। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।